नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जमीन से जुड़े एक बहुत ही अहम कानून की, द ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एक्ट 1948। जी। आम भाषा में कहें तो ये वो कानून है जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में चकबंदी मतलब बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया बताता है। बिल्कुल। आज हम इसी कानून के अध्याय 3 भाग 2 को थोड़ा गहराई से समझेंगे, ये जानने के लिए कि ये प्रक्रिया असल में होती कैसे है और इससे जुड़े लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, देखिए, चकबंदी का मकसद तो बहुत साफ है। खेती को आसान बनाना, फायदेमंद बनाना, जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी जमीन है, उसे एक जगह लाना। हाँ, ताकि खेती ठीक से हो सके। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसकी कानूनी प्रक्रिया उतनी ही, कह सकते हैं, थोड़ी पेचीदा हो सकती है। तो आज हम इसी कानूनी पहलू को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी व्यवस्था कैसे चलती है, लोगों के हक क्या है इसमें और देनदारियां क्या हैं। हाँ, क्योंकि ये सीधा किसानों से, गांव की जमीन से जुड़ा मामला है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, जब चकबंदी में जमीन का नया बंटवारा होता है तो किसानों को अपने नए खेत का कब्जा कैसे मिलता है? क्या मतलब सबकी रजामंदी जरूरी होती है? देखिए, कानून है धारा 23, जी। उसने दोनों सूरतों का ध्यान रखा है। अगर सब लोग मतलब जमीन के मालिक और जो उस पर खेती कर रहे हैं काश्तकार, वो आपस में राजी हैं कि जी। भाई कब कब्जा लेना है, हाँ। तो चकबंदी का जो अफसर है, अच्छा, कंसोलिडेशन ऑफिसर। हाँ, कंसोलिडेशन ऑफिसर, वो उन्हें फौरन या किसी तय तारीख से कब्जा लेने की इजाजत दे सकता है। ये तो हुआ आसान तरीका। और अगर मान लीजिए किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती, तब? जाहिर है ऐसा भी होता होगा। बिल्कुल होता है, कई बार होता है। अगर आपसी रजामंदी नहीं है तो फिर चकबंदी अफसर खुद एक तारीख तय करेगा, हम्म, बताएगा कि इस तारीख से आप अपनी नई मिली जमीन पर कब्जा पाने के हकदार होंगे। अच्छा, और इस तारीख की बाकायदा घोषणा की जाती है, सबको बताया जाता है। और हाँ, अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए कोई कब्जा नहीं दे रहा, तो अफसर कब्जा दिलाने में मदद भी कर सकता है। वो कैसे? उसके लिए वो पुराने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के तहत जो ताकतें मिली हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कोई रेवेन्यू अफसर करता है ना, वैसे ही। अच्छा, ये दिलचस्प है कि कब्जा दिलाने के लिए भी व्यवस्था है। लेकिन एक और स्थिति सोचिए, मान लीजिए जब कब्जा मिलने का दिन आया तो खेत में पुराने किसान की फसल खड़ी है, उसका क्या होगा? वो तो एकदम से हट नहीं सकती। ये बहुत वाजिब सवाल है, और कानून ने इसका भी हल दिया है। कब्जे के साथ अगर खेत में फसल खड़ी है, तो वो भी नए मालिक को मिलती है। फसल भी? हाँ, फसल भी। लेकिन एक शर्त है, जिसे कब्जा मिल रहा है, उसे पिछले कब्जे वाले को उस खड़ी फसल का मुआवजा देना होगा। भाई, उसकी मेहनत लगी है, लागत लगी है। हाँ, ये तो सही बात है। और ये मुआवजा तय कौन करेगा? कहीं इसमें झगड़ा ना हो जाए। नहीं, झगड़े की गुंजाइश कम रखी गई है। मुआवजे की रकम वो चकबंदी अफसर ही तय करता है। अच्छा। और ये पैसा कब्जे की तारीख से 6 महीने के अंदर देना होता है। और अगर कोई ये मुआवजा देने में मान लीजिए आनाकानी करता है, हाँ। तो सरकार इसे वैसे ही वसूल सकती है, जैसे जमीन का लगान या टैक्स न देने पर वसूला जाता है। मतलब भू राजस्व के बकाये की तरह। मतलब वसूली का तरीका भी पक्का है। और अगर चकबंदी योजना के तहत ही किसी से कोई और पैसा वसूला जाना हो, मान लीजिए कोई दूसरा मुआवजा या खर्चा, और वो समय पे ना दे? उसके लिए भी वही तरीका है। अगर योजना के तहत कोई मुआवजा या कोई और देनदारी तय तारीख के 15 दिन के अंदर जमा नहीं होती, तो उसे भी भू राजस्व के बकाये की तरह ही वसूला जाएगा। पक्का हिसाब है। ठीक है, तो ये तो हुई किसानों की अपनी जमीनों की बात। लेकिन गांव में साझी जमीनें भी होती हैं, चारागाह, तालाब, जोहड़ वगैरह। चकबंदी में उनका क्या होता है? उनका इंतजाम कौन देखता है फिर? जैसे ही चकबंदी योजना लागू होती है, तो गांव के साझे इस्तेमाल के लिए जो जमीन रखी गई है, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल हम्म। या तो राज्य सरकार के पास चला जाता है कुछ खास मामलों में, या फिर ज्यादातर मामलों में गांव की पंचायत के हाथ में आ जाता है। पंचायत के हाथ में? इसका मतलब ये हुआ कि गांव की साझी जमीन अब पंचायत की जिम्मेदारी बन गई। और उससे होने वाली कमाई का क्या? हाँ, काफी हद तक। अब उस जमीन की देखरेख, उसका इस्तेमाल कैसे हो, ये पंचायत या सरकार तय करती है। और उससे अगर कोई आमदनी होती है, मान लीजिए चारागाह से कोई फीस आई या तालाब से मछली बेची, हाँ हाँ। तो वो पैसा गांव के भले के लिए ही खर्च किया जाता है। और इस प्रक्रिया में उस जमीन के जो पुराने कहने भर के मालिक थे, अगर कोई थे, तो उनके हक बदल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। मकसद ये है कि साझी जमीन का फायदा पूरे गांव को मिले। क्या इसका कोई अपवाद भी है?
कोई ऐसी साझी जमीन जो पंचायत के पास न जाती हो? हाँ, एक खास तरह की जमीन है। अगर कोई जमीन गांव की आबादी बढ़ाने के लिए, मतलब नए घर बनाने के लिए या फिर खाद के गड्ढे बनाने के लिए रिजर्व रखी गई है, अच्छा। तो वो जमीन पंचायत को नहीं जाती। वो उन्हीं मालिकों या गैर मालिकों को मिलती है जिनके नाम वो चकबंदी योजना में आवंटित की गई है। समझ गई। मतलब साझी जमीन का प्रबंधन गांव के हाथ में, लेकिन आबादी या खाद गड्ढों वाली जमीन आवंटित व्यक्ति के पास। अब ये बताइए कि ये पूरी चकबंदी योजना लागू कब मानी जाती है? किस पॉइंट पे कह सकते हैं कि हाँ अब चकबंदी हो गई? कानून मतलब धारा 24 ये कहता है कि योजना तब पूरी तरह लागू मान ली जाती है जब सभी संबंधित लोग जिन्हें नई जमीनें मिली हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं। जब कब्जा हो जाता है। हाँ, एक बार कब्जा हो गया तो वो स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बिल्कुल नई योजना ना आ जाए या मौजूदा योजना में कोई बड़ा फेरबदल ना किया जाए। उसके लिए फिर अलग कानूनी प्रक्रिया होती है। और कब्जे के साथ साथ अधिकारों का क्या होता है? मान लीजिए किसी की जमीन पहले खास किस्म की मिल्कियत थी या वो किसी खास शर्त पर काश्तकार था। क्या नई जमीन मिलने पर वो सब बदल जाएगा? नहीं, और ये किसानों के लिए बहुत राहत की बात है असल में। धारा 25 साफ कहती है कि कुछ खास प्रावधानों को छोड़कर, जैसे धारा 16 और 16 ए हैं, जमीन के मालिक या काश्तकार को नई मिली जमीन पर ठीक वही अधिकार मिलते हैं जो उसकी पुरानी जमीन पर थे। अच्छा। हाँ, अगर वो पहले मालिक था तो नई जमीन का भी मालिक रहेगा। अगर वो किसी शर्त पर काश्तकार था तो नई जमीन पर भी उसी शर्त पर काश्तकार रहेगा। उसके मालिकाना हक या काश्तकारी के दर्जे में कोई बदलाव नहीं आता। ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब हक सुरक्षित रहते हैं। अब एक और स्थिति पर आते हैं जो थोड़ी शायद पेचीदा हो सकती है। अगर चकबंदी में शामिल कोई जमीन निष्क्रांत संपत्ति हो, इवैक्यूई प्रॉपर्टी, हाँ, यानी वो जमीन जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए लोगों की थी और सरकार के कब्जे में आ गई थी, या फिर किसी जमीन पर पहले से कोई लोन, गिरवी या किराएदारी जैसा कोई भार, मतलब इनकम्ब्रेंस हो, तब क्या होता है? हाँ, ये स्थितियां आती हैं बिल्कुल। पहले निष्क्रांत संपत्ति की बात करते हैं, जिसके लिए धारा 25 क है। अगर चकबंदी में ऐसी किसी सरकारी कब्जे वाली निष्क्रांत जमीन की अदला बदली किसी आम किसान की जमीन से होती है, हम्म। तो अदला बदली में मिली नई जमीन अपने आप निष्क्रांत संपत्ति बन जाएगी और पुरानी वाली आम जमीन हो जाएगी। उसका स्टेटस बदल जाता है। अच्छा। इसी तरह अगर किसी विस्थापित व्यक्ति को सरकार ने पुनर्वास में कोई जमीन दी थी और चकबंदी में उसे नई जमीन मिलती है, तो उस नई जमीन पर भी वही पुरानी शर्तें लागू मानी जाएंगी जो पहली जमीन पर थीं। और जो जमीन पर पहले से लोन, गिरवी या किराएदारी का बोझ है, उसका क्या? क्या वो बोझ पुरानी जमीन के साथ ही खत्म हो जाता है? नहीं, वो बोझ खत्म नहीं होता, वो नई जमीन पर चला जाता है। धारा 26 यही कहती है, अगर किसी मालिक की जमीन पर या काश्तकार की काश्तकारी पर कोई लोन है, गिरवी है, किराया है या कोई और देनदारी है, कोई भी भार। हाँ, कोई भी भार, तो वो देनदारी चकबंदी में मिली नई जमीन या उसके किसी हिस्से पर ट्रांसफर हो जाती है। चकबंदी अफसर योजना बनाते समय यह तय करता है कि ये बोझ नई जमीन के कौन से हिस्से पर जाएगा। इसके बाद उस लोन देने वाले, गिरवी रखने वाले या किराएदार का पुरानी जमीन पर कोई हक नहीं रहता। लेकिन सोचिए, अगर किसी की गिरवी रखी जमीन के बदले उसे कम कीमत वाली नई जमीन मिली तो? जिसने पैसा दिया था उसका तो नुकसान हो जाएगा। हाँ। कानून ने इस बात का भी ध्यान रखा है। अगर नई मिली जमीन की बाजार कीमत पुरानी जमीन से कम है, तो जिसका पैसा लगा था, जैसे लोन देने वाला या गिरवी रखने वाला, हाँ। उसे जमीन के मालिक या काश्तकार से मुआवजा पाने का हक होगा। ये मुआवजा कितना होगा, ये चकबंदी अफसर तय करेगा, जिसके लिए अलग नियम है धारा 34 में। अच्छा, मुआवजा मिलेगा। हाँ, और इतना ही नहीं, अफसर ऐसे लोगों को जिनका पैसा लगा है, उन्हें नई मिली जमीन या उसके हिस्से पर कब्जा दिलाने में भी मदद कर सकता है। वाकई काफी गहराई से सोचा गया है इन नियमों में। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। जब किसी गांव में चकबंदी चल रही हो, मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन पूरी नहीं हुई है, क्या उस दौरान कोई अपनी जमीन बेच सकता है, या उस पर लगे पेड़ काट सकता है, या कोई मकान वगैरह बना सकता है? नहीं, इस पर कानून में रोक लगाई गई है। धारा 30, जब एक बार चकबंदी का सरकारी नोटिस वो धारा 14 आए वाला निकल जाता है और प्रक्रिया चल रही होती है, तो कोई भी जमीन मालिक या कब्जे वाला काश्तकार चकबंदी अफसर की इजाजत के बिना अपनी पुरानी जमीन या उसका कोई हिस्सा बेच नहीं सकता या किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने से चकबंदी योजना पर या किसी और के अधिकारों पर असर पड़ने का खतरा हो। मतलब बिना अफसर की मर्जी के बिक्री या ट्रांसफर नहीं। और पेड़ काटने या कुछ बनाने पर? उस पर भी रोक है।
धारा 30 का साफ कहती है कि चकबंदी नोटिस जारी होने के बाद और प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी जमीन मालिक बिना चकबंदी अफसर की इजाजत के ना तो अपनी जमीन से पेड़ काट सकता है अच्छा। और ना ही उस पर कोई मकान या दूसरी पक्की चीज बना सकता है। और अगर कोई ये नियम तोड़ दे तो मान लीजिए किसी ने चुपके से पेड़ काट लिए या दीवार खड़ी कर ली। अगर कोई नियम तोड़ता है और पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बस 500? हाँ, उस समय के हिसाब से ये रकम तय हुई होगी। और ये जुर्म ऐसा है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, मतलब संज्ञेय है, लेकिन थाने से जमानत मिल सकती है, यानी जमानती है। अच्छा, और जो बना लिया उसका क्या? दीवार या कमरा? हाँ, वो अहम है। अगर किसी ने बिना इजाजत कुछ बना लिया और चकबंदी का नक्शा छपने के 1 महीने के अंदर उसे खुद नहीं हटाया, तो वो बनी हुई चीज बिना किसी मुआवजे के उस नए मालिक को मिल जाती है, जिसे बंटवारे के बाद वो जमीन मिलती है। अरे मतलब बनाने वाले का तो नुकसान ही नुकसान। बिल्कुल। क्या चकबंदी में होने वाले इन जमीनी बदलावों जैसे किसी का हक नई जमीन पर जाना, हम्म। इसके लिए कोई रजिस्ट्री या लिखा पढ़ी करानी पड़ती है, जैसे आम तौर पर जमीन खरीदने बेचने में होती है? नहीं, ये एक और खास बात है। धारा 33 कहती है कि चकबंदी योजना को लागू करने के लिए जो भी जमीनों के अधिकार बदलते हैं या ट्रांसफर होते हैं, उनके लिए किसी अलग से कानूनी दस्तावेज या रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। अच्छा। हाँ, भले ही उस समय लागू किसी और कानून जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसा लिखा हो, चकबंदी योजना का जो रिकॉर्ड है वही काफी होता है। और क्या ये चकबंदी कानून कुछ पुराने जमीनी कानूनों से ऊपर माना जाता है? मतलब अगर पुराने कानून में कुछ और लिखा हो? हाँ, कुछ मामलों में। धारा 27 कहती है कि पंजाब के पुराने जमीन लगान कानून 1887 या काश्तकारी कानून 1887 में चाहे कुछ भी लिखा हो, चकबंदी योजना को लागू करने के लिए मालिकों और काश्तकारों के अधिकार और जिम्मेदारियां बदली या ट्रांसफर की जा सकती हैं। इसी तरह एक और पुराना कानून था, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900। उसके तहत कुछ खास कृषि जनजातियों के लोग आसानी से अपनी जमीन दूसरों को नहीं बेच सकते थे। उन्हें डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब की मंजूरी लेनी पड़ती थी। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन धारा 31 कहती है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति चकबंदी में अपनी जमीन की अदला बदली करता है किसी और जमीन से, तो उसे डीसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक और स्थिति। मान लीजिए किसी जमीन के कब्जे को लेकर पहले से अदालत में केस चल रहा था और कोर्ट ने किसी एक पार्टी के हक में फैसला सुना दिया, जिसे डिक्री कहते हैं, कि भाई कब्जा इसे दिया जाए। लेकिन इसी बीच उस गांव में चकबंदी हो गई और वो जमीन किसी और को मिल गई। अब उस अदालती फैसले का क्या होगा? इसके लिए भी कानून में रास्ता निकाला गया है, धारा 27 का। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जमीन पर कब्जे का अदालती फैसला मतलब डिक्री आया है और उसकी वो जमीन चकबंदी में चली गई, हाँ। तो अब वो फैसला उस व्यक्ति को चकबंदी में मिली नई जमीन के खिलाफ लागू होगा। अच्छा, पुरानी पर नई पर? हाँ, यानी जिसके हक में फैसला आया है वो अब पुरानी नहीं बल्कि नई वाली जमीन पर कब्जा मांग सकता है। तो मतलब अदालती फैसला बेकार नहीं जाता, बस नई जमीन पर लागू हो जाता है। अच्छा, ये पूरी जो प्रक्रिया है चकबंदी की, इसमें खर्चा भी तो आता होगा। अफसर हैं, सर्वे है, कागजात है, ये खर्चा कौन उठाता है? धारा 28 के मुताबिक चकबंदी का जो भी खर्चा आता है उसका पूरा हिसाब लगाया जाता है और वो खर्चा उन सभी लोगों से वसूला जाता है जिनकी जमीनों पर चकबंदी योजना का असर पड़ा है। मतलब ये एक तरह से सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। और अगर कोई ये खर्चा या पहले जो मुआवजे की बात हुई थी वो देने में देरी करे तो वसूली कैसे होती है? आपने बताया था भू राजस्व के बकाये की तरह। हाँ, धारा 29 फिर से यही बात पक्की करती है कि इस कानून के तहत दिया जाने वाला कोई भी मुआवजा हो या चकबंदी का खर्चा हो या कोई और रकम हो, अगर वो समय पर नहीं दी जाती तो उसे सरकार वैसे ही वसूल सकती है जैसे जमीन का लगान वसूलती है। ये एक पक्का तरीका है ताकि काम रुके नहीं। चकबंदी के दौरान जमीन के बंटवारे मतलब पार्टीशन के मामलों का क्या होता है? मान लीजिए भाई भाई में जमीन बांटने का केस चल रहा हो। धारा 32 इस पर रोक लगा देती है। जैसे ही चकबंदी का नोटिस, वो धारा 14 आई वाला, निकलता है, उस इलाके में जमीन के बंटवारे का कोई नया केस जो पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 के तहत होता है वो शुरू नहीं किया जा सकता। अच्छा, नया केस नहीं। और अगर कोई केस नोटिस निकलने से पहले से चल रहा था तो वो चकबंदी की प्रक्रिया पूरी होने तक रुका रहेगा, मतलब स्थगित रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि चकबंदी बिना किसी रुकावट के हो सके। अगर मुआवजे की रकम को लेकर या ये तय करने में कि मुआवजा किसे मिलना चाहिए, कोई झगड़ा हो जाए तो मान लीजिए 2 लोग कह रहे हो कि मुआवजा मुझे मिलना चाहिए,
ऐसी सूरत में धारा 34 के तहत चकबंदी अफसर खुद फैसला नहीं करता। वो उस झगड़े को सुलझाने के लिए सिविल कोर्ट को भेज देता है। कोर्ट को। हाँ, और जो मुआवजे की रकम होती है उसे कोर्ट में जमा करा देता है। फिर कोर्ट तय करता है कि पैसा किसे और कितना मिलना चाहिए। इसके लिए कोर्ट लगभग वैसी ही प्रक्रिया अपनाता है जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत मुआवजे के झगड़ों में अपनाई जाती है। क्या एक बार चकबंदी योजना पक्की हो गई, कंफर्म हो गई, तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है, या उसमें बाद में भी बदलाव हो सकता है? कभी लगे कि कोई गलती रह गई या कुछ बदलना जरूरी है? नहीं, पत्थर की लकीर नहीं है। धारा 36 में बदलाव की गुंजाइश रखी गई है। जिस अथॉरिटी ने योजना को पक्का किया था, जैसे डायरेक्टर कंसोलिडेशन होते हैं, हाँ। वो राज्य सरकार के निर्देशों के तहत उस पक्की हो चुकी योजना को बाद में कभी भी बदल सकती है या रद्द भी कर सकती है। रद्द भी कर सकती हाँ, है? अगर रद्द करती है तो फिर से एक नई योजना बनाने, प्रकाशित करने और पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो हाँ, जरूरत पड़ने पर सुधार संभव है। और क्या चकबंदी पूरी होने के बाद भी सरकार कुछ और करती है? क्या इसका कोई अगला कदम भी है? हाँ, एक जरूरी कदम है। धारा 35 ये कहती है कि जिन इलाकों में इस अध्याय 3 के तहत चकबंदी हो चुकी है, सरकार जल्द से जल्द वहां अध्याय 2 के नियम भी लागू करेगी। अध्याय 2 वो किस बारे में है? अध्याय 2 का ताल्लुक है जमीन को दोबारा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ने से रोकना, प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो मकसद ये है कि चकबंदी से जो फायदा हुआ, यानी खेत इकट्ठे हुए, वो फायदा बना रहे और जमीनें फिर से न बिखर जाएं। अच्छा, मतलब जो एक बार इकट्ठा किया वो बिखरे नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये कानून सिर्फ बिखरे खेतों को जोड़ने का तरीका ही नहीं बताता। ये तो कब्जा कैसे मिलेगा, फसल का मुआवजा कैसे तय होगा, गांव की साझी जमीन का क्या होगा, पुरानी देनदारियों जैसे लोन गिरवी, उनका नई जमीन पर क्या असर पड़ेगा, चकबंदी के दौरान क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इन सब बहुत ही अहम और कई बार उलझे हुए मसलों का एक पूरा कानूनी ढांचा तैयार करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका एक बड़ा मकसद तो खेती को फायदेमंद बनाना है, लेकिन उतना ही बड़ा मकसद ये भी है कि ये सब बदलाव एक कायदे कानून के दायरे में हो, लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, उनका नुकसान ना हो, और अगर कोई विवाद उठे तो उसे सुलझाने का भी एक तरीका हो। ये पूरी प्रक्रिया जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाई गई लगती है, काफी हद तक। वाकई ये कानून जमीनी स्तर पर कितना असर डालता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। असल में जमीन का इस्तेमाल, उसके मालिकाना हक, ये सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये कानून जो आजादी के तुरंत बाद बना था, आज भी उतना ही कारगर है, या आज की बदली हुई सामाजिक आर्थिक जरूरतों को देखते हुए, नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इसमें कुछ बदलाव या सुधार की गुंजाइश है? ये सोचने वाली बात है कि क्या पुराने कानून हमेशा नए जमाने की कसौटी पर खरे उतरते हैं? निश्चित रूप से ये एक विचारणीय प्रश्न है। आज की ये जो हमारी चर्चा थी, ये द ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एक्ट 1948 के प्रावधानों और हरियाणा सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए सर्कुलर या निर्देशों पर आधारित थे। और सभी सुनने वालों के लिए एक जरूरी बात, कृपया ध्यान दें कि यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न माना जाए। अगर आपका कोई खास मामला या स्थिति है तो हमारी सलाह यही है कि आप हमेशा संबंधित कानून को खुद ध्यान से पढ़ें या किसी जानकार